सेल्यूलाइट के सितारे और उनकी दुनिया एक आम इंसान को ऐसे सतरंगी संसार में ले जाती है जिसमें डूबकर वह थोड़े समय के लिए अपना सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिल्मी दुनिया के सपनों से निकल नहीं पाते और अपनी हकीकत की जिंदगी में उन सपनों को जीने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में सेल्यूलाइट के यह सितारे अगर किसी गैंगस्टर या क्रिमिनल का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वह उन लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं जो अपनी आगे की जिंदगी क्राइम की दुनिया में देखना चाहते हैं। शायद संजय दत्त ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसने गैंगस्टर का जो कैरेक्टर प्ले किया है उस कैरेक्टर से इंस्पायर होकर कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी बन सकता है। आपने बिल्लू सांडा का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने आप को संजय दत्त का फॉलोअर बताता है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं संजय दत्त के एक और फॉलोअर के बारे में जिसने जुर्म की दुनिया में उस कांड को अंजाम दिया। इसके बारे में सोचकर इंसानियत की रूह भी कांप जाती है। मुंबई के जे हॉस्पिटल गोलीकांड के तर्ज पर दिल्ली में भी एक गोलीकांड हुआ था। दिल्ली के अस्पताल के इस गोलीकांड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फाइनली जिसका मास्टरमाइंड हाशिम बाबा निकला। जी हाँ, ये वही संजय दत्त का जबरा फैन है जिसने संजय दत्त को फॉलो करते करते उसके रियल लाइफ कैरेक्टर को अपनी रियल लाइफ में उतार लिया। संजय दत्त की तरह दिखने के लिए उसने लंबे लंबे बालों वाला हेयर स्टाइल अपनाया जिससे कि संजय दत्त की तरह संजू बाबा वाला अंदाज दिखा सके। उसने अपने नाम के आगे आसिम की जगह हाशिम लगा लिया, लेकिन इसके पीछे जो उसने बाबा लगाया वो संजय दत्त के संजू बाबा वाला ही शब्द था। संजय दत्त की नकल करने और उसके स्टाइल को कॉपी करने का ये सिलसिला केवल बालों और नाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने बाकायदा संजय दत्त की तरह अपने गले में सोने की चेन और हाथों में अंगूठियां पहनना भी शुरू कर दिया था। हाशिम बाबा का नाम लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ लिया जाता है। यह लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करता है। इन दिनों हाशिम बाबा जैसे लोग जिस पैटर्न को अपना रहे हैं वह आने वाले समय में निश्चित रूप से बड़ा खतरनाक है। आपको बता दें कि यह लोग नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल जुर्म कराने के लिए करते हैं, जिनके पास जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता, और जब तक उनको होश आता है तब तक उनकी जिंदगी जुर्म के रास्ते पर आकर बर्बाद हो चुकी होती है। हाशिम बाबा बहुत ही शातिर, खतरनाक और निडर किस्म का बदमाश है। इस बात में कोई शक नहीं कि क्रिमिनल्स सिस्टम में पसरे भ्रष्टाचार और कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर अपनी जुर्म की रोटियां सेकते रहते हैं। हाशिम बाबा की यह स्टोरी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में एक्टिव रहने वाले जिन क्रिमिनल की लिस्ट बनाई है उसमें हाशिम बाबा का नाम भी शामिल है। इस क्रिमिनल की कहानी किसी फिल्मी कहानी के जैसी लगती है। फिल्मों के स्टाइल को देखकर ही उसने जुर्म की दुनिया में पैर रखा। इसके जीवन के शुरुआती समय की बात करें तो ये दिल्ली के यमुना पार के इलाके का रहने वाला है। बचपन से ही इसने अपने घर परिवार और मोहल्ले में गरीबी का वह नजारा देखा जिसे देखने के बाद आप और हम यही सोच सकते हैं कि आखिर लोग यहाँ सरवाइव कैसे करते हैं। हाशिम बाबा का असली नाम आसिम है। हाशिम बाबा नाम तो इसने खुद ही अपने आप को दिया है। बचपन से इसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, तो फाइनली इसने एक दिन पढ़ाई लिखाई को छोड़ने का मन बना लिया। पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट इलाके में मौजूद एक चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम शुरू किया और यहीं से उसके कुछ ऐसे संपर्क बने कि उसने इस कारखाने में काम करने के साथ साथ जुर्म की दुनिया की तरफ भी कदम बढ़ा लिए। वह उन लोगों की संगत में आ गया जो ड्रग्स की स्मगलिंग किया करते थे। वह भी इस नेटवर्क में जुड़कर साथ में काम करने लगा और ड्रग्स की तस्करी करने लगा। आगे चलकर वह उन लोगों के संपर्क में आया जो सट्टे का अवैध कारोबार किया करते थे। दिल्ली के इन लोकल गैंग के साथ जुड़कर वह उनके लिए एक शूटर के तौर पर भी काम करने लगा और कुछ समय देखने के बाद उसने दिल्ली के इसी यमुना पार के इलाके से जुए का अवैध धंधा शुरू किया। यह उसका खुद का काम था। साल 2000 में दिल्ली में केबल नेटवर्क का काम शुरू हुआ। इसके साथ ही शुरू हुआ केबल नेटवर्क की फील्ड में जबरदस्त कंपटीशन। किसी भी फील्ड में जब तक हेल्दी कंपटीशन रहता है तब तक बिजनेस बढ़ता है, लेकिन जब हारने वाला व्यक्ति
हर तरीके से प्रयास करके देख लेता है और वह सामने वाले से पॉजिटिव तरीके से जीत नहीं पाता तो अपराध के रास्ते पर उतर आता है। कुछ ऐसा ही इस फील्ड में भी हुआ। केबल नेटवर्क की फील्ड में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए केबल नेटवर्क के मालिकों में अब अपराध के रास्ते को अपना लिया था। हाशिम बाबा तो वैसे भी अपराध की दुनिया का स्टूडेंट था। उसने बड़ी जल्दी ही इस रास्ते पर भी तरक्की कर ली। अपराध के रास्ते पर चलते हुए हाशिम बाबा की इच्छाएं अब दिल्ली के यमुना पार के इलाके से निकलना चाहती थी। वह पूरी दुनिया के आसमान पर अपने जुर्म की हुकूमत को देखना चाहता था। वह भले ही संजय दत्त का जबरा फैन रहा हो, लेकिन उसने अपराध की दुनिया में अपना रोल मॉडल अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को बना रखा था। इसलिए अब वो अपराध के अपने दायरे को और बढ़ाने लगा था। उसने यमुना पार से निकलकर पूरी दिल्ली में फैलना शुरू किया। बड़े बड़े माफिया जिस तरीके से एक पावरफुल लाइफ को एंजॉय और लग्जरी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं, इसे देखकर हाशिम बाबा को लगा कि एक दिन उसकी भी जिंदगी में यही दिन आएंगे। अब वह और भी जोर शोर से अवैध वसूली का धंधा करने लगा। जो उसे पैसे दे देता था वह उसे छोड़ देता था, लेकिन अगर किसी ने पैसा देने में आनाकानी की तो वह उसे जान से मार देता था। इसका नतीजा यह होगा कि अगर किसी ने पैसे दे दिए तो उसकी जान बच जाती थी, लेकिन अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो यह उसकी जान ले लेता था। तो उसकी दहशत लोगों के दिल में बढ़ जाती थी। अवैध वसूली का यह काम उसने साल 2007 में शुरू किया था और इसी साल वो अवैध हथियार रखने के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह पहला टाइम था कि वह अवैध रूप से बंदूक रखने के चक्कर में वो जेल गया था, लेकिन जल्दी ही जेल से छूट कर भी गया। जेल से बाहर आने के बाद वह दोबारा अपराध के काम में लिप्त हो गया। उस समय मुस्तफाबाद में कासिम नाम से एक गैंगस्टर हुआ करता था जो छोटे मोटे गैंग चलाया करता था। बाबा हाशिम भी अपना कारोबार चलाया करता था, पर जेल से आने के बाद उसने कासिम पर हमला करवा दिया। लेकिन कासिम की किस्मत अच्छी थी और वो इस हमले से बच गया। अब बदला लेने की बारी कासिम की थी। दूसरी तरफ दिल्ली के गोकुलपुरी थाने की पुलिस ने हाशिम के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया गया था। हत्या के प्रयास का यह मामला उसने कासिम पर हुए हमले के चलते किया था। अब एक तरफ हाशिम को पुलिस ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ कासिम अपना बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए अब हाशिम को कासिम से भी मजबूत सहारे की जरूरत थी, क्योंकि यह क्रिमिनल पुलिस की नजरों से तो बच जाते हैं, चाहे सेटिंग करके बचें या फिर पुलिस को धोखा देकर बचें, लेकिन अपनी ही लाइन के आदमी से बचना उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है। यमुना पार इलाके में ही एक और गैंगस्टर अपनी गैंग को चलाया करता था। उसका नाम था अब्दुल नासिर। इसकी गैंग कासिम की गैंग से भी बड़ी गैंग थी और अब हाशिम ने अब्दुल नासिर की गैंग को ज्वाइन कर लिया और वह उसके लिए काम करने लगा। अब्दुल नासिर ने हाशिम को अपनी गैंग में जगह देकर कितनी बड़ी गलती की थी इसका उसे अंदाजा नहीं था, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या होना है ये तो निश्चित था। नासिर की गैंग में काम करते हुए हाशिम ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। एक से बढ़कर एक काम वो करने लगा। एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली और दूसरे तमाम काम को वह अंजाम देने लगा। एक समय ऐसा आया कि नासिर की गैंग में रहते हुए भी उस एरिया में हाशिम का नाम भी चलने लगा। आगे चलकर हाशिम ने अब्दुल नासिर के मन में अपने लिए इतनी जगह बना ली कि वह पूरी गैंग में उसका सबसे खास आदमी बन गया। व्यापारियों से हफ्ता वसूलने का काम और दूसरे सीक्रेट काम भी वही करने लगा। इस बीच पुलिस ने अब्दुल नासिर को एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल नासिर जेल चला गया। इसके बाद अब्दुल नासिर के पूरे गैंग को हाशिम ही चलाने लगा। कुछ समय बाद अब्दुल नासिर जेल से छूटकर वापस बाहर आ गया। उसने अपनी गैंग में दोबारा अपनी पोजीशन संभालनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाशिम ने अब्दुल नासिर को टेका दे दिया। जी हाँ, अब्दुल नासिर की पूरी गैंग को हाशिम ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और अब वह किसी भी कीमत पर गैंग के लीडर के पद से हटना ही नहीं चाहता था। अब इसके बाद अब्दुल नासिर की गैंग में दो गुट हो गए। एक गुट हाशिम के साथ था और दूसरा ग्रुप अब्दुल नासिर के साथ था। दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। आपसी में गैंगवार शुरू हो गई। हालांकि आगे चलकर अपनी गैंग पर अब्दुल नासिर ने दोबारा अपनी पकड़ बना ली और फाइनली हाशिम ने यह निर्णय लिया कि अब वह यहाँ से चला जाएगा और कहीं और जाकर अपनी दूसरी नई गैंग बनाएगा। हुआ भी ऐसा ही।
हाशिम ने अब्दुल नासिर की गैंग को छोड़ दिया और आगे चलकर उसने अपनी खुद की गैंग बनाई जिसका नाम रखा हाशिम बाबा गैंग। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली पुलिस पर वर्क प्रेशर बढ़ गया। अभी तक अब्दुल नासिर जैसे गैंगस्टर से वह परेशान थी, अब इसके बाद एक नया गैंगस्टर पैदा हो गया, हाशिम बाबा। फाइनली पुलिस ने हाशिम बाबा और अब्दुल नासिर दोनों ही गैंग को अपने रडार पर ले लिया और इन पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। हाशिम बाबा की खासियत यह थी कि वह भीड़ के बीच में रहकर भी भीड़ से अलग नजर नहीं आता था, यानी वह अपराध करके भीड़ के बीच में ही छुप जाता था। पुलिस ने बहुत कोशिश की उसे खोजने की, लेकिन वह हमेशा पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। फाइनली साल 2020 में पुलिस ने हाशिम बाबा को पकड़ने के अपने बढ़ते प्रेशर के चलते अपना 100% लगा दिया और अपनी पूरी फोर्स हाशिम बाबा को पकड़ने के लिए मैदान में उतार दी। हाशिम बाबा के ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस हर कीमत पर हाशिम बाबा को पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उसे पकड़ने के लिए 50 अलग अलग टीमें बनाई और उनको अलग अलग जगह पर तलाशी के लिए भेज दिया। ये घटना साल 2020 के नवंबर महीने की है। ठंड का दौर जारी था और इसी दौरान पूरी दुनिया कोविड-19 के पेंडेमिक से भी गुजर रही थी। सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा हुआ था और इस कंडीशन में आम आदमी घर में ही अपना समय बिता रहा था। 11 नवंबर साल 2020 को रात 3:30 पर पुलिस ने एक कॉल को ट्रेस किया। ये कॉल दिल्ली के लोधी कॉलोनी में मौजूद पुलिस की स्पेशल सेल के ऑफिस में ट्रेस की गई थी। इस फोन कॉल में एक व्यक्ति एक महिला से कह रहा था कि बाबा भाई तुमसे मिलना चाहते हैं और वह अभी तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और पुलिस की जो टीम ग्राउंड पर वर्क कर रही थी, ठीक समय पर उसके पास तक इस इंफॉर्मेशन का पहुंचना बहुत जरूरी था। स्पेशल सेल ने इस इंफॉर्मेशन को तत्काल इंस्पेक्टर विनोद बरोड़ा और सुंदर गौतम के पास पहुंचा दी। दोनों इंस्पेक्टर ने यह जानकारी अपने ऑफिसर एसीपी ललित नेगी और एसीपी हृदय भूषण को दी। जिस जगह से इस कॉल को इंटरसेप्ट किया गया था उसकी लोकेशन निकाली गई और एग्जैक्ट लोकेशन निकलने पर यह इंफॉर्मेशन ग्राउंड पर मौजूद पुलिस की टीम को दी गई। उस फोन की लोकेशन को ट्रेस करने के बाद एसीपी ललित नेगी, एसीपी हृदय भूषण के साथ इंस्पेक्टर विनोद बरोड़ा और सुंदर गौतम की ज्वाइंट टीम ने टारगेट की लोकेशन की तरफ बढ़ना शुरू किया। पूरी बातचीत से यह बात स्पष्ट हो रही थी कि आज हाशिम बाबा का मन किसी महिला के साथ बिस्तर कबड्डी का मैच खेलने का है और वह इस महिला से मिलने के लिए जा रहा है। जब इस इंफॉर्मेशन को और क्लोज तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया तो यह बात निकलकर सामने आई कि हाशिम का मन अपनी दूसरी बीवी जोया के साथ क्रिकेट मैच खेलने का था और वह उससे मिलना चाहता था। इसीलिए उसने अपने आदमी के जरिए अपनी बीवी को फोन लगवाया और यह मैसेज भिजवाया कि वह अपनी बेगम से मिलने आ रहा है। हालांकि पुलिस की टीम भी इस गैंगस्टर के साथ अब फुटबॉल का मैच खेलने के मूड में थी, इसलिए इसने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। देर रात हाशिम अपनी बेगम से मिलने के लिए उसके पास पहुंच गया। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर चुकी थी और वह उसके अब बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। हाशिम अपनी बेगम के साथ था और जब उसका काम पूरा हो गया तो सुबह लगभग 5:45 पर हाशिम अपनी बेगम के घर से बाहर निकला। उसने देखा कि सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन हाशिम ने पुलिस के सामने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर गोली चला दी। बदले में पुलिस भी अपनी तैयारी से आई थी और उसने भी गोलीबारी शुरू की। इस कंडीशन में हाशिम का एनकाउंटर तय था। अपने पति को पुलिस के बीच घिरा हुआ देखकर पुलिस की फायरिंग के बीच उसकी दूसरी बीवी जोया हाशिम की ढाल बनकर सामने आ गई। एक औरत को सामने आया हुआ देखकर पुलिस ने गोली चलाना बंद कर दिया और पुलिस के जोर पर हाशिम ने सरेंडर कर दिया। उसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और मंडोली जेल भेज दिया। आगे चलकर पुलिस ने हाशिम को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया और उसके खिलाफ सभी दर्ज मामलों की सुनवाई शुरू हो गई। पुलिस को लग रहा था कि शायद अब हाशिम का मामला शांत हो गया है, लेकिन जुलाई 2024 में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में गोलीबारी का एक मामला सामने आया। इस गोलीबारी में जीटीबी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 24 में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। अचानक घटी इस घटना से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े होने लगे। पुलिस इस मामले की सरगर्मी से जांच करने लगी
और जांच में एक फैक्ट निकलकर यह सामने आया कि हत्यारे हॉस्पिटल में जिस व्यक्ति को मारने के लिए आए थे उसको छोड़कर उन्होंने किसी दूसरे ही व्यक्ति को ठिकाने लगा दिया था। 14 जुलाई 2024 को दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में यमदूत बनकर आए शूटर्स को वसीम नाम के व्यक्ति को मौत के घाट उतारना था, लेकिन उन्होंने रियाजुद्दीन का गेम बजा दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया और फिर उनकी तरीके से खबर ली। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि इन दोनों को फहीम बाबा उर्फ बादशाह खान ने भेजा था। आपको बता दें कि फहीम बाबा उर्फ बादशाह खान हाशिम बाबा के लिए ही काम किया करता था। फाइनली इस हत्याकांड में एक बार फिर हाशिम बाबा का ही नाम सामने आया। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि हाशिम बाबा अपनी गैंग के जरिए अभी भी अपराध की दुनिया में एक्टिव है और जेल में बैठकर ही अपने गैंग का संचालन कर रहा है। इस बात के सामने आने के बाद पुलिस ने हाशिम बाबा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से हटाकर गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि जेल में रहते हुए बाबा हाशिम का संपर्क काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से हुआ। इन बड़े गैंगस्टर के संपर्क में आने के बाद हाशिम बाबा ने अपराध का जो पाठ पढ़ा वह और भी ज्यादा खतरनाक था। जेल में रहकर बाहर अपनी गैंग को संचालित करना और उनसे अपराध करवाना, वसूली करना। अपराध की दुनिया में किसी शूटर के लिए यह बड़े शर्म की बात होती है कि उसे जिसको मारने के लिए सुपारी दी जाए वह उसे छोड़कर किसी और को मारकर चला आए। बाबा हाशिम के लिए भी यह बात बड़े शर्म की थी कि उसने जिन लोगों को काम सौंपा उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई या हाशिम बाबा हो, यह लोग अपराध के एक नए और खतरनाक पैटर्न पर काम कर रहे हैं। ये लोग कम उम्र के नाबालिग बच्चों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें पैसे का लालच दे रहे हैं और फिर उनसे मनचाहा अपराध करवा रहे हैं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल गोलीकांड में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने में आया, जहां गोली चलाने वाले दोनों ही आरोपी नाबालिग थे। नाबालिग आरोपियों में बंदूक चलाकर किसी की हत्या करने का जिगरा तो था, लेकिन इस जोश के साथ होश नहीं था। यही वजह थी कि उन्होंने गलत व्यक्ति को अपना निशाना बनाया। इसके अलावा हाशिम बाबा का एक और शूटर शाहरुख भी पुलिस की नाक में दम किए हुए था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। यह हमारे देश का सिस्टम कई सवालों से घिरा हुआ है। आखिर कैसे जेल में रहकर कोई अपराधी बाहर अपराध को अंजाम दे सकता है? वह कैसे जेल में रहकर अपने गैंग का संचालन कर सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। अगर आपके पास इन सवालों का कोई जवाब हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।